नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये बात जो है किसी एक चैप्टर की नहीं है, ये बात आपके और मेरे अस्तित्व की है। ये बात ऐसी है जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम किसी विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए, कक्षा 11वीं में हमारा जो नया चैप्टर चालू हो रहा है वो कौन सा है? गति के नियम। और गति के नियम के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं तो हमको पूरी फिजिक्स जो है कहाँ नजर आती है? आइंस्टाइन के पास में, सॉरी न्यूटन के पास में। लेकिन क्या इकलौते न्यूटन है जिन्होंने जो है हमारे इतिहास को बदल कर रख दिया? किस प्रकार से हम लोगों ने धीरे धीरे करके हजारों वर्षों के अंतराल में जो है जानकारियां इकट्ठी की, कैसे कैसे सीखते गए और सीखने के साथ साथ हमारे नॉलेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए, आज इस विषय पर चर्चा होनी है। आज हम बात कर रहे हैं गति का इतिहास, लेकिन असल में ये टाइटल होना चाहिए विज्ञान का इतिहास। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे कि किन्होंने हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डाले। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे इन वैज्ञानिकों की जिन्होंने जो है हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। अरिस्टोटल है, गैलीलियो है, केपलर है, न्यूटन है, हेजनबर्ग है, मैक्स प्लैंक एवं नील्स बोर है और लास्ट में है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और इसके बाद तो वैज्ञानिकों का नाम बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्होंने हमारे जीवन में हमारे लिए क्या किया, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इस महान आदमी के बारे में हम बात कर लेते हैं जिनका नाम था अरिस्टोटल। इनकी जो है केवल मूर्तियां प्राप्त हैं हमारे पास में। इनकी कोई मतलब बहुत समय तो फोटो वोटो होता नहीं था, लेकिन आपको एक खासियत मैं बताऊंगा कि ये जो आदमी है इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम रखा था फिजिक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई। मतलब ये है कि अगर जो है कोई व्यक्ति अपनी किताब का नाम फिजिक्स रख दे तो इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारी भौतिकी है, हमारा जो सब्जेक्ट खुद फिजिक्स है, उसका नाम फिजिक्स है। इसलिए इन्होंने अपनी किताब का नाम फिजिक्स नहीं रखा था, बल्कि ये बात उल्टी है। इनकी किताब के कारण उस सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स पड़ा। आप अंतर समझिए कि अगर इसको जो है पेन कहते हैं और अगर ये पेन ही है तो मैं कोई सा भी पेन इसके आगे आपको नाम बताऊंगा कि ये भाई इस कंपनी का पेन है, ये उस कंपनी का पेन है। लेकिन आपने कोई चीज बनाई और उस चीज का नाम आपने रखा और उसके बाद में पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि हाँ अब इसको हम यही कहेंगे। उसी प्रकार से अरिस्टोटल ने अपनी किताब में जिस विषय में बात की उस विषय का नाम ही फिजिक्स पड़ गया। ये इनका योगदान और ये इनके क्या कहना चाहिए बहुत बड़े आकार के बारे में बात करता है कि कितने बड़े आदमी रहे होंगे जिन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके की चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो आज से हम उसको फिजिक्स बोलेंगे क्योंकि मेरी किताब का नाम फिजिक्स है। ठीक है, अब इनके बारे में जो है क्यों बात की जा रही है और इन्होंने जो है कुछ सिद्धांत दिए होंगे। तो क्या सिद्धांत दिए होंगे, इनका योगदान क्या है, चलिए देखते हैं। यहां पर आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, यहां पर जो है पंचभूत के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। सबसे नीचे क्या है, अर्थ है, उसके ऊपर क्या है, वाटर है, उसके ऊपर क्या है, विंड है, विंड के ऊपर क्या है, फायर है, और फायर के ऊपर है ईथर, ईथर। ठीक है, तो अब जो है इन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा सा भारतीय परिक्षेप में देखते हैं। और भारतीय परिक्षेप में भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्न प्रकृति राष्ट्र था। जो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर भूमि का मतलब हो गया अर्थ। ठीक है, भूमि का मतलब हो गया अर्थ या पृथ्वी। उसके बाद में रापो का मतलब है कि वायु नहीं, अनल का मतलब जो है हाँ, रापो का मतलब होता है अंतरिक्ष, खम, खम का मतलब अंतरिक्ष होता है। तो भूमि, जल, अनल, वायु और अंतरिक्ष, इन्होंने यहां पर भी हमारे जो सिद्धांत है पंचभूत के सिद्धांत है। आपको अब ये चीज का आश्चर्य करना चाहिए कि ये पंचभूत का सिद्धांत भारत से गैलीलियो के पास गया या गैलीलियो से हमारे पास आया। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या हो रहा है, इनका कहना यह है कि पृथ्वी में या जो है हमारे जो संसार में जितनी भी चीजें जो है जो गति करती हैं वो गति जो है स्वाभाविक चीज है। और वो क्यों होती है, क्योंकि सभी की सभी वस्तुओं का अपना एक प्राकृतिक स्थान है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है हम देखेंगे तो सबसे नीचे हमको दिखाई देती है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर क्या होता है,
पृथ्वी के ऊपर जो है कुछ जगहों पर हमको दिखाई देता है जल। जल के ऊपर जो है क्या होती है, पवनें होती हैं, हवा होती है। हवा के भी ऊपर क्या होता है, अग्नि होती है, और अग्नि के ऊपर जो है हमारा अंतरिक्ष होता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर है, अगर आपने इस पत्थर को धक्का दे दिया तो ये कहाँ जाएगी, ये नीचे गिर के यहाँ ज़मीन पर आ जाएगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि यह मिट्टी से या ये पृथ्वी से मिलकर बना है और पृथ्वी का प्राकृतिक स्थान सबसे नीचे है, इसलिए ये पत्थर नीचे आ रहा है। उसी तरीके से जब आप बोलेंगे कि बारिश क्यों होती है, तो इन्होंने कहा बारिश इसलिए होती है क्योंकि बारिश में होता है पानी, और जब हम गर्मी के दिनों में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, गर्मी के दिनों में जब इवेपोरेशन हो रहा होता है, तो वो पानी अग्नि के संपर्क में आकर ऊपर उठ जाती है, लेकिन उसका प्राकृतिक स्थान क्या है, भूमि के ऊपर, इसलिए बारिश होती है और पानी भूमि के ऊपर जम जाता है। इसी तरीके से जब आप जो है उनसे पूछते कि भाई आप बताइए कि वो गुब्बारा जो गैस वाला गुब्बारा होता है जिसके ऊपर बैठकर पहले यात्राएं की जाती थी, वो गुब्बारा ऊपर क्यों उठ रहा है, तो वो क्या कहते कि हमने उस गुब्बारे में क्या भरा है, गर्म हवाएं भरी हैं, और गर्म हवाएं जो है वो अग्नि के कारण ऊपर जा रही हैं। क्यों, क्योंकि अग्नि का जो स्थान है वो वायु से भी ऊपर है, इसलिए वायु को चीर के और ये हमारा गुब्बारा ऊपर जा रहा है, क्योंकि वहां अग्नि अपने प्राकृतिक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर आप पानी के अंदर डूब के सांस छोड़ रहे होते और वो जो बुलबुला जो है निकल रहा था, उस बुलबुले के बारे में पूछते कि वो ऊपर क्यों गया, तो इनका कहना था कि ये बुलबुले अपनी प्राकृतिक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे नीचे है भूमि या अर्थ, उसके ऊपर है वाटर या जल, उसके ऊपर है वायु, और वायु जो है वो जल के अंदर जब आप वायु छोड़ेंगे तो वो बुलबुला बन के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने प्राकृतिक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब हमारा सवाल ये उठता है कि क्या इनकी फिजिक्स गलत थी, क्या इन्होंने कोई गलत बात बताई, और क्या हमको जो है अब उनकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, जब हम आदि मानव थे, जब हम जो है केवमैन थे, तो उस समय से लेके अभी तक जो है जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो हम एक चीज़ को देखते हैं, उसके ऊपर अपनी कोई समझ विकसित करते हैं, फिर हम अपना जो है एक निष्कर्ष निकालते हैं, और उस निष्कर्ष के सहारे जो है कुछ दिनों तक हम अपनी यात्रा करते हैं। उस यात्रा के बाद क्या होता है, उस यात्रा के बाद में आप उसी विषय से जुड़ी हुई कुछ और बातें सीखते हैं, अपने पुराने निष्कर्ष से उसका कंपैरिजन करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा अगर पुराना निष्कर्ष गलत था तो नए निष्कर्ष के हिसाब से उससे भी आगे की यात्रा आपकी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक सोच की बात है। आप वैज्ञानिक होने के नाते किसी भी चीज़ को अकाट्य सत्य नहीं मानते। हर एक चीज़, हर एक बात जो आप बोल रहे हैं वो आपके निश्चित और लिमिटेड ज्ञान का नतीजा है। जैसे जैसे आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पुराने नियम पुराने हो जाएंगे और आपके पास में उसी चीज़ से डील करने के लिए नए नियम आने लगेंगे। और यही आज भी हर एक स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि आप किसी भी चीज़ के लिए स्टबन ना हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए जो है आप अड़ियल ना हो जाएं। आप समझिए कि विचार बने ही इसलिए हैं ताकि उन्हें नकारा जा सके और नए विचार आ सके। हमेशा जगह मिलेगी आपके नए विचारों को, और उसे आपको प्रूव करना पड़ेगा। कसौटी किसकी? पुराने विचारों की। तो हमारे विज्ञान में भी जो है तरक्की इसीलिए हुई है क्योंकि हम लोगों ने कोई चीज़ें देखी, उनके बारे में समझा, और समझने के बाद में नए निष्कर्ष निकाल के पुराने निष्कर्षों से तुलना की, और उस तुलना में जो जीता हम उसी के साथ हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगली बात क्या है, इसके बाद में जो है हमारे बहुत इंटरेस्टिंग आदमी आए। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे अरिस्टोटल जो थे, उन्होंने, इनको अरस्तु बोला जाता है हिंदी में। अरिस्टोटल बोलते थे कि कोई चीज़ें जो है वो जो है अपने प्राकृतिक रूप से रुकी हुई होती है, और जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं तब वो चलने लगती है। लेकिन फिर जो है ये एक आदमी है और ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं।
बल तो जो है किसी भी चीज को रुका हुआ है तो चलाने और चला हुआ है तो रोकने के लिए है, लेकिन चीजों की गति वो बल के कारण नहीं होती, वो तो जड़त्व के कारण होती है। अब ये जड़त्व के बारे में किसने कहा, जड़त्व होता क्या है, एक एक करके देखेंगे। ये है हमारे बहुत ही होनहार साइंटिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, ठीक है। हम लोग थोड़ा गलत उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन ये गैलीलियो क्या थे, ये पेंटर भी थे, ये दार्शनिक भी थे, ये बहुत सारी चीजें करते थे। और इनमें से जो है आप यहां देख रहे होंगे एक एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, ये एक स्लोप है, एक स्लाइड है। इन्होंने क्या किया था, एक घिसल पट्टी बनाई थी, उसमें जगह जगह यहाँ निशान बनाए हुए थे, और उस निशान के हिसाब से जो है वो यहाँ पर से गेंदें लुढ़काया करते थे, और जितने गेंद लुढ़कती थी तो हर एक सेकंड में जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो बढ़ती जाती थी। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां उन्होंने पिज़्ज़ा की झुकी हुई मीनार के ऊपर चढ़ के 2 अलग अलग वजन के पत्थर एक साथ फेंके, और उसके बाद में पूरे समाज के सामने ये सिद्ध किया कि कोई भारी चीज जो है जल्दी और कोई हल्की चीज देर से नहीं गिरती है। इससे पहले हर कोई ये उदाहरण देता था कि अगर आप एक कबूतर का पंख फेंकेंगे तो वो धीरे धीरे गिरेगा, जबकि आप एक पत्थर फेंकेंगे तो वो जल्दी गिरेगा। और इसलिए लोगों का मानना था कि जो भारी चीज़ है वो जल्दी गिरेगी, जो हल्की चीज़ है वो देर से गिरेगी। इन्होंने क्या किया, 2 पत्थर लिए अलग अलग साइज़ के और उनको एक साथ नीचे फेंका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कार्टूनिस्ट तरीका है, लेकिन फिर भी गैलीलियो वो आदमी थे जिन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी का जो है अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है। पृथ्वी के जो है बल जो है वो हर किसी के लिए समान है। इसके साथ साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि जड़त्व तो क्या होता है। अभी भी आपको जो है, क्योंकि कक्षा 9वीं में 10वीं में आप लोगों ने ये बातें पढ़ी हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जड़त्व के बारे में इन्होंने ये कहा कि अगर मैं इस तरीके का कोई बर्तन लेता हूँ और वहाँ पे एक किसी निश्चित ऊंचाई से अगर मैं ये बॉल यहाँ से लुढ़का देता हूँ तो वो दूसरी ओर भी उतनी ही ऊंचाई पर जाकर रुकेगी। अगर ये जो है मैं बर्तन का जो है आकार किसी भी तरीके से बदलता जाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस ऊंचाई से हम लोगों ने छोड़ा है उसी ऊंचाई में जाकर वो दूसरी तरफ भी रुकेगी। और अगर मैं इस दिशा में जो है दोबारा कोई ऊंचाई ना लाऊं, मतलब अनंत रूप से ये चलता रहे, तो ये बॉल जो है अनंत रूप से तब तक चलती रहेगी जब तक उसको दोबारा चढ़कर ऊंची ऊंचाई में पहुंचने का मौका ना मिले। मतलब ये होता है कि अगर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, क्योंकि घर्षण का बल यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो एक समान गति से हमेशा चलती रहेगी। इसी चीज को बाद में न्यूटन ने जड़त्व का नाम दिया, लेकिन ये विचार था किनका, गैलीलियो का। ठीक है, तो इनका योगदान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप समझते हैं कि न्यूटन का था। चलिए, अब इसके बाद में जो है हम बात कर रहे हैं जोहानस केपलर की। ये व्यक्ति ऐसे थे जो 13-14 साल तक लगातार रात भर सिर्फ चारों सितारों को देखते रहते थे। इन्होंने ही जो ग्रही व्यवस्था है, इन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से किसी गोल बिंदु के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह वृत्तीय या दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। इन्होंने ही बताया कि जो है हम किस प्रकार से पृथ्वी के बाहर के अंतरिक्ष को, क्योंकि जब हम जो है बात करते हैं सोक्रेटिस की, जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारा जो संसार है वो 2 भागों में विभक्त है। पहला जो हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी है, इसको हम लौकिक संसार कहते हैं, और इसके बाहर जब हम कल्पनाएं करते थे स्वर्ग की, तब कहते थे कि अंतरिक्ष और बाकी पूरा ब्रह्मांड जो है वो स्वर्ग है। तो हम अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं और स्वर्ग की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई, वहाँ भी पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं, पृथ्वी भी ग्रह है। हम सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहे हैं, और इस चक्कर में जो है हर एक ग्रह को कितना समय लगता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में, ये बात इन्होंने बताई।
अगर आप सोचेंगे तो हमारे पास में भी इसी तरीके का एक नॉलेज है। आप लोगों ने वराह मिहिर के बारे में सुना होगा। वराह मिहिर भी इसी तरीके का काम कर रहे थे। अब आपको ये जानना है कि वराह मिहिर ने इनसे आइडिया चोरी किया था या इन्होंने वराह मिहिर से। लेकिन बात क्या थी? बात यह थी कि ग्रहों की जो है जो चाल है और ग्रहों का जो मूवमेंट है उसका असर हमारे स्टडी के ऊपर भी पड़ता है। कैसे, आइए देखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूटन की। ये ऐसा वैज्ञानिक जिसको जैसे आजकल हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, न्यूटन जो है वो सर आइजैक न्यूटन, इनका नाम जो है सर आइजैक न्यूटन है। तो इन्होंने प्रकाश के ऊपर भी बात किया, इन्होंने संगीत के बारे में भी बात की, इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों में बात की। लेकिन सबसे ज़्यादा ये एप्पल वाला इंसिडेंस इनके लिए जो फेमस हो गया, इन्होंने गुरुत्वीय बल के बारे में बात की। आज जो हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे आगे, कि किस तरीके से न्यूटन ने समझाया कि किस प्रकार जो है हमारी गति हमारे आसपास होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इससे पहले जो हम लोगों ने देखा केपलर के बारे में, तो केपलर की जो ग्रहीय व्यवस्थाएं थी, उनके जो कैलकुलेशंस थे, उन्होंने जो बताया था कि किस प्रकार से हमारे अंतरिक्ष में जो है सारे के सारे ग्रह मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, इस जानकारी को उठाया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारे गैलीलियो ने बताया कि त्वरण वाली बात की कैसे पिज़ा के टावर से जो है हम लोगों ने दो चीज़ें गिराई और उनके गिरने का समय एक बराबर था, तो इन्होंने इस जानकारी को मिलाया और इस जानकारी के ऊपर अपनी गणितीय समझ के बारे में जो भी जो है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन सारी चीज़ों को मिला के 3 नियम दिए और ये 3 नियम ने इतिहास बदल के रख दिया। इसके साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर कलन मतलब अवकलन और समाकलन जो कि आप पढ़ रहे हैं, वो जो है चीज़ें जो है अगर आप समझते हैं तो ये हैं उसके जनक। इन्होंने बताया कि अवकलन समाकलन किसी गणना में जो है ज़्यादा आसान तरीका कैसे हो सकता है, तो इनको भी सैल्यूट है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग की। तो ये जो रेनर हाइजेनबर्ग हैं, आप जो है हाइजेनबर्ग की अनसर्टिनिटी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि न्यूटन ने बता दिया कि किसी वस्तु में के जो है उसका जो है त्वरण कितना है, उसकी गति कितनी है, उसकी चाल कितनी है, हम उसका लोकेशन कैसे नाप सकते हैं। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जब हम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये जो है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बारे में बात कर रहे हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन की जो है पहली बात है गति और दूसरी बात है उसका जो है लोकेशन मतलब स्थिति। तो उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की गति और स्थिति के बारे में एक साथ जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकती। आप अगर गति के बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं तो आपको स्थिति के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्थिति ज़्यादा जो है सही ढंग से जान सकते हैं, कौन कहाँ है इस बारे में अगर आप बहुत सटीकता से जानते हैं तो आप उसकी गति के बारे में कम से कम इतना कंफ्यूजन तो रहेगा ही। तो ये बात इन्होंने कही और ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी जिससे जो है न्यूटन का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य बिखर गया और हमको एक नए ढंग से सोचना पड़ा। देखिए, मैंने वैज्ञानिक सोच के बारे में आपसे बात की थी। वैज्ञानिक सोच का मतलब ही होता है कि हम पुराने जो है जानकारी से जितने आगे तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। उस रास्ते के दौरान जो है हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अपने समझ को विकसित करेंगे और उसके बाद में हम एक नए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिसकी तुलना हम पुराने निष्कर्ष से करते हैं और उससे जो है हम फिर अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। तो हाइजेनबर्ग वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे ज्ञान को विकसित करने के लिए एक नया दरवाजा खोला था। ये है हमारे सोसाइटी के असली हीरो। अगर आप अपने कमरे में जो है सलमान खान, शाहरुख खान या फिर किसी दूसरे एक्टर की फ़ोटो निकालते हैं तो फाड़ के फेंक दो, क्योंकि असली हीरो तो ये लोग हैं। इसके बारे में बात कीजिए, देखिए मैक्स प्लैंक और नील्स बोर को जो है बोर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है आप रसायन में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने एक परमाणु के अंदर जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सारी चीज़ों के बारे में, उसका जो है किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है कि उन्होंने बात करी थी। नील्स बोर, दिस इज अ हैंडसम मैन, जिनको जो है
ये हमारे सोसाइटी के ओरिजिनल हीरो हैं। उसके बाद में जो है हम मैक्स प्लैंक की बात करते हैं, जिन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट दिया जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं, और ये बोलते हैं कि अभी अभी जो है किन्होंने अभी जो है हेजनबर्ग ने जो है जो बताया कि हम जो है गति और स्थिति के बीच की जो अनिश्चितता है वो न्यूनतम अनिश्चितता जो है कुछ ना कुछ होगी। तो इन्होंने बताया, मैक्स प्लैंक ने बताया कि वो न्यूनतम अनिश्चितता जो है उसको एच से प्रदर्शित करेंगे और इसे हम प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने वो रास्ता खोला जिसके बेसिस में जो है हम लोगों ने एक पूरा ही पूरा नया फिजिक्स पढ़ लिया। मतलब जब जो है न्यूटन की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो पढ़ाया हुआ फिजिक्स है उसे हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। लेकिन अब हम जो है मैक्स प्लैंक के बाद से एक नए फिजिक्स के बारे में पढ़ने लग गए, जहां हम जो है इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, निश्चितता, अनिश्चितता के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारी सोसाइटी के असली हीरो। अब बताइए कि इस पिक्चर को देखिए और आप बताइए कि अगली बात मैं किसकी करने वाला हूँ। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जो है ये जो है मैक्स प्लैंक बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं नील्स बोर, और आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? तो चलिए बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। सबसे फेमस जो इनका जो है E=mc², ये सबसे ज्यादा फिजिक्स का सबसे फेमस जो है अगर कोई इक्वेशन है तो E=mc² है, जो उपज थी हमारे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की। इन्होंने बताया कि कैसे प्रकाश जो है वो एक पार्टिकल की तरह, एक कण की तरह भी जो है व्यवहार करता है, और उसके साथ साथ किस प्रकार से वही प्रकाश जो है किसी तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर के अंदर जो है चीज़ों को समझने के लिए कैसे किया जाए। इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण की नई परिभाषा क्या है, किस प्रकार से हम जो है टाइम और स्पेस को मिलाकर जो है एक नया टाइम स्पेस की जो है कल्पना कर सकते हैं, किस प्रकार जो है पूरी दुनिया काम करती है। तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको हमको नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इसके साथ अब हम अगले वीडियो में जो है अपने टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, गति के नियमों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इतिहास नहीं पता तो सीखना जरूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में हीरो बहुत हैं, एक्टर बहुत हैं, कॉमेडियंस तो भरमार हैं, लेकिन ज्ञान की बात और ज्ञान की कद्र करना जो है शायद हम भूलते जा रहे हैं। और हमें दोबारा से अपने आप को अपने नए हीरो सेट करके उनका अनुसरण करना चाहिए। आपको बात करनी है, आप जो है हमारे अब्दुल कलाम साहब की बात कीजिए, आपको बात करनी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कीजिए, और अगर आप फिल्में देखकर उनसे इंप्रेस हुए हैं जो आपके सामने सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।